प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लोग कैलेंडर में कब क्या करना है सब फिल करना शुरू कर देते हैं। आने वाले टाइम की मीटिंग्स के लिए एक्सेल शीट बना लेते हैं। अंकुर वारिगू का टाइम मैनेजमेंट का कोर्स ले लेते हैं, पर प्रोडक्टिव तब भी नहीं हो पाते। लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो मल्टीटास्किंग करूंगा ताकि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाऊं, पर फिर भी वो एक ऐसे इंसान से पीछे रह जाते हैं जो सिंगल टास्किंग करता है। लोगों को ये तो पता होता है कि कुछ बड़ा करना है, पर ये नहीं पता कि क्या करना है। उन्हें लगता है कि उनको क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते हैं, वो क्रिएटिविटी से काम नहीं कर पाते हैं। वो अपने लिए डेडलाइन तो बनाते हैं पर काम को करते नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब डेविड कैडवी ने अपनी बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में दिया है, जिसमें उन्होंने 7 पॉइंट से समझाया है कि किस तरह से आप माइंड को इफेक्टिवली मैनेज करके अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए और ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने दिन के 24 घंटे कैसे यूज करते हैं? एक समय था जब इंसान ये मान बैठा था कि सफलता की चाबी हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाने में है, और इसके लिए इंसान हर पॉसिबल तरीका अपनाता है। कलर कोडेड कैलेंडर से रूटीन बनाने तक इंसान ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी बिजी होती है इंसान का प्रोडक्टिविटी का सफर एक स्ट्रगल बन जाता है। पर हमें यह समझना चाहिए कि सक्सेस के लिए हमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, आउटसाइड द बॉक्स सोचने की जरूरत होती है। इस एआई और ऑटोमेशन के जमाने में जो रूटीन और ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड जॉब्स हैं वो रिस्क पे हैं, पर जिस काम में आज क्रिएटिविटी चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिला के नया काम करने की क्षमता चाहिए और एक अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करने का दम चाहिए, वो जॉब्स आज भी सेफ हैं। जिस डेप्थ और मीनिंग के साथ आज एक इंसान नॉवल लिख सकता है, उस डेप्थ के साथ अभी एआई नहीं लिख सकता। ह्यूमन की स्ट्रेंथ काम को तेज करने में नहीं है, उसकी ताकत है उसकी सोचने की ताकत में। तो आपको यह समझना चाहिए कि इस क्रिएटिव एज में सक्सेस टाइम मैनेजमेंट से नहीं, माइंड मैनेजमेंट से मिलती है, जहाँ पे आप क्रिएटिवली सोचते हो और ऐसी अपनी यूनिक एबिलिटीज को एम्ब्रेस करते हो जो हमें एक इंसान बनाती है। फ्रेडरिक टेलर ने एक कंसेप्ट निकाला था टेलरिज्म, जिससे प्रोडक्टिविटी 4 गुना हो जाती है, जिसमें उन्होंने टाइम को एक प्रोडक्शन यूनिट की तरह यूज किया, जिससे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ सके। उसी का यूज लोग आज तक करते हैं। हम अलार्म लगाते हैं ताकि हम जल्दी उठें। हमें बताया जाता है कि टाइम इज मनी, पर एक सच्चाई है जो सबको जाननी चाहिए। कोई भी रिसोर्स हो, चाहे टाइम, उसकी एक लिमिट होती है। अगर आप ज्यादा आउटपुट के लिए बहुत ज्यादा पुश करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके पास आउटपुट बहुत कम आने लगेगा, और अगर उससे भी ज्यादा पुश करोगे तो आपके पास नेगेटिव रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे, जिससे चीजें और खराब हो सकती है। जैसे अगर प्रोडक्टिविटी के लिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करेंगे तो उसमें आपकी तबीयत खराब होने का खतरा है, जिससे आप जिस काम को कम समय में करने वाले थे अब उस काम को करने में और ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह से एक और चीज है, जैसे मानो आपके पास बहुत सारे पैसे ऐसे ही रखे हुए हैं, तो क्या आप उन पैसों को फ्री मनी कहोगे? पर जब हमारे पास समय होता है जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे, तो उस टाइम को हम फ्री टाइम कहते हैं, और हमें बोला जाता है कि हमें अपने फ्री टाइम में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसको बिजी कर देना चाहिए। बहुत सारे ऑफिसेज में अगर कलीग्स के पास फ्री टाइम हो तो उसमें मीटिंग्स रखी जाती है। पर क्या आपको पता है गूगल के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट जैसे गूगल एडसेंस ये तब बनाए गए थे जब इंजीनियर्स को उनका 20% टाइम पर्सनल टाइम के तौर पर दिया गया था, जिसमें वो कुछ भी कर सकते थे। जो ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट की अप्रोच है उसमें 2 गलतियां हैं। पहला, हमें बोला जाता है कि सबके पास 24 घंटे हैं जो एक समान है, जो खुद में एक गलती भरी स्टेटमेंट है, क्योंकि हर घंटा इक्वल नहीं होता। हर किसी घंटे में आपकी बॉडी एक अलग रिदम में होती है, और हो सकता है कि आप उस समय में किसी और एक्टिविटी के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव हो। और जो दूसरा मिसकंसेप्शन है वो ये कि प्रोडक्टिविटी क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। पर आप किसी चीज में कितना समय दे रहे हो और उसमें आपके क्वालिटी ऑफ आइडियाज कैसे हैं, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। आपके फिजिकल टास्क की तरह क्रिएटिव थिंकिंग कोई लीनियर पैटर्न फॉलो नहीं करती। कभी कभी कोई ऐसा मोमेंट आता है जिसमें आपका दिमाग एकदम शानदार आइडिया दे देता है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और कंडीशंस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। लोग 80-20 प्रिंसिपल का यूज करके अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, पर अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को ऑप्टिमाइज कीजिए। जब भी आप कोई काम करने का सोच रहे हो तो अपने मूड को एनालाइज कीजिए। आपको एक काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एक फ्लो स्टेट में आना होता है, जहाँ पे आपके लिए वो काम एफर्टलेस हो जाता है और जो भी प्रोडक्टिविटी के बैरियर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। आपको ये पहचानना है कि आप किस मूड में कौन सा काम ज्यादा अच्छा करते हैं। सेकंड पॉइंट है क्रिएटिव स्वीट स्पॉट।
क्रिएटिविटी का असली राज है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में बैलेंस। जब भी हम कोई ब्रेन पजल सॉल्व करते हैं तो बीच में एकदम से एक आहा मोमेंट आता है जो एक क्रिएटिविटी का असर है। लेकिन असली क्रिएटिविटी तभी होती है जब नए आइडियाज यूजफुल भी होते हैं। कई बार जब आप इस भागदौड़ भरी दुनिया से निकल के एक धीरे आनंदमयी दुनिया का अनुभव करते हो, जहाँ पे आपको चीजों की जल्दी नहीं होती, आप जल्दी चीजें करने के लिए फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे होते, आप आजादी की सांस ले रहे होते हो, जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर कम होता है, बहुत बार उसी समय आपके सबसे ज्यादा क्रिएटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। और अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए आप फर्स्ट आवर रूल भी अपना सकते हो, जहाँ पे आप सुबह उठने के बाद सारी न्यूज शोर शराबे से बच के अपने जरूरी काम पे ध्यान दीजिए। कुछ लोग सोचेंगे क्या क्रिएटिविटी रात में नहीं आती? ऐसा नहीं है, पर रात में हम सोने वाले होते हैं और क्रिएटिविटी के लिए हमें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की जरूरत होती है। सुबह हमारे एनर्जी लेवल्स ज्यादा होते हैं तो हम अपने आइडियाज को डाइवर्ज होने दे सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ समय बाद हम अपने पीक आवर्स में होते हैं जब हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग सबसे अच्छी काम करती है। इस तरह से आपको अपना एक क्रिएटिव स्वीट स्पॉट निकालना है जहां पे आप बेहतर काम करेंगे और ज्यादा क्रिएटिविटी से काम करेंगे। थर्ड पॉइंट है द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज और ग्राहम वालेस ने क्रिएटिविटी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला प्रिपरेशन, दूसरा इंक्यूबेशन, तीसरा इल्यूमिनेशन और चौथा वेरिफिकेशन। जब आपको अगले दिन क्या करना है उसकी एक दिन पहले की शाम को आप रिसर्च करेंगे तो उसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। उसके बाद जब आप सोते हैं तो उसे हम इंक्यूबेशन कहते हैं, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है। उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो वो इल्यूमिनेशन का पार्ट है, और जब आप उस काम को करते हैं तो वो आपको वेरिफिकेशन देता है। इन 4 स्टेजेस से जो प्रोग्रेस होती है वो जरूरी नहीं कि लीनियर हो। क्रिएटिविटी शॉर्ट टर्म मेमोरी मैनेजमेंट है। हमारे दिमाग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और जब हम शाम को रिसर्च करके सोते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, ताकि सुबह सुबह हमारा दिमाग क्रिएटिविटी से काम कर सके। फोर्थ पॉइंट है द 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। चलो डीप वर्क का कंसेप्ट समझते हैं, जहाँ पे हमारी 7 डिस्टिंक्ट मेंटल स्टेट्स होती हैं और अलग अलग स्टेट अलग अलग क्रिएटिव टास्क के लिए अच्छी होती है। 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क में पहला है प्रायोरिटाइज, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा रिसर्च, चौथा जनरेट, पांचवा पॉलिश, छठा एडमिनिस्ट्रेट और सातवां रिचार्ज। इन स्टेट्स को पहचान के आप क्रिएटिविटी की अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस को अपने लिए एक रूटीन बना सकते हो। हर किसी मेंटल स्टेट का अपना खुद का एक गोल है और एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट में आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ताकि आप एक अच्छा प्लान बना सकें। अपनी एक्सप्लोर मेंटल स्टेट में आप अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को पाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो या नहीं हो। फिर अपनी रिसर्च मेंटल स्टेट में आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिए और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिर अपनी जनरेट मेंटल स्टेट में उस काम को करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आती है पॉलिश मेंटल स्टेट, जहां पे आपको अपने काम को दोबारा से एनालाइज करना है और उसकी जो कुछ गलतियां हैं उनको हटा के उसे पॉलिश करना है। ये 5 मेंटल स्टेट है जहां पे क्रिएटिव काम होते हैं, पर वो क्रिएटिव काम नहीं हो पाएंगे अगर हम बाकी 2 मेंटल स्टेट का यूज नहीं करेंगे। आपको अपनी 6th मेंटल स्टेट द एडमिनिस्ट्रेट मेंटल स्टेट का भी ख्याल रखना है, जहां पे आपको उन सारी डिटेल्स का ख्याल रखना है जिसकी वजह से आप अपना क्रिएटिव काम कर पा रहे हो, जैसे अपने काम की जगह को साफ रखना, अपने बिल समय से भर देना और अपने आप को भूखा पेट ना रखना। उसके बाद आपको फाइनल स्टेट की जरूरत है, क्योंकि आप सारे टाइम लगातार काम नहीं कर सकते। आपको अपने काम करने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को दोबारा से पाने के लिए आपको एक अच्छी नींद चाहिए। कभी कभी उस काम से ब्रेक चाहिए, जिससे आप अपनी 7th और फाइनल मेंटल स्टेट का ख्याल रख सके, द रिचार्ज मेंटल स्टेट। इसको आप एक एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, PERGPAR। अगर आप अपनी सही मेंटल स्टेट में सही काम करना मास्टर कर लेंगे तो धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अगर बीच बीच में कुछ इम्परफेक्शंस रहती भी हैं तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा गोल ये नहीं कि आपका फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। गोल ये है कि आप इस एक्सरसाइज से लगातार अपने आप को बेहतर बनाते जाएं, जिससे बाद में आपको अच्छा काम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और जैसे जैसे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपका विजन क्लियर होता जाएगा, तो आपको डिफरेंट मेंटल स्टेट्स को पहचानने में आसानी होती जाएगी। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा अच्छा बदलाव दिखेगा। 5th पॉइंट है क्रिएटिव साइकिल्स।
एक बार एक इंसान अपने मोनोटोनस डेली रूटीन में फंसा हुआ था। वही सुबह का ब्रेकफास्ट, पूरे दिन काम और वीकेंड के कुछ प्लान। पर उसमें उसने एक रिपीटेटिव साइकिल देखी। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग में ट्यूसडे का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। इस दिन नए ब्लॉग पोस्ट आते थे, नई बुक आती थी, नई एल्बम आती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मंडे को काम करने के बाद दुनिया डिजिटल वर्ल्ड में घुसना चाहती है। वहीं ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में संडे का दिन बड़ी तेजी से चमक रहा था, क्योंकि पूरे हफ्ते काम करने के बाद लोगों के पास संडे का समय होता है जिसमें वो कहीं घूमने जाते हैं। इसी तरह से हफ्ते का कुछ समय और कुछ दिन किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए दिए जाए तो उससे आपकी मेंटल एनर्जी बचती है, आपका फोकस बढ़ता है और आप प्रोक्रास्टिनेशन कम करते हो। आपको मल्टीटास्किंग के बजाय सिंगल टास्किंग करना चाहिए, जहां पे आप एक समय में एक काम कर रहे हो। शुरू में इसको ऑर्गेनाइज करने में मुश्किल आएगी, पर धीरे धीरे आप इसमें मास्टरी हासिल कर लोगे। पर याद रहे, अगर आप अपने काम के लिए एक डेडलाइन सेट नहीं करते, उसको एंडलेस टाइम फ्रेम के लिए दे देते हो, तो आप प्रोक्रास्टिनेशन में फंस जाते हो। आपको यह समझना चाहिए कि आपको हमेशा अपने आप को एक डेडलाइन देनी है। आपको किसी एक दिन या फिर संडे को अपने आप को एक प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट में रखना चाहिए, जहां पे आप एक प्लान बनाएं कि आपको आने वाले वीक में क्या करना है, आप उस समय उस हफ्ते में क्या करना चाहते हो। और कभी कभी आपको पूरा हफ्ता सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के लिए लगाना चाहिए, जिसे बिल गेट्स थिंक वीक्स भी कहते हैं। और गूगल अपने एम्प्लॉइज को 20% टाइम देता है जिसमें वो क्रिएटिविटी से सोच के अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर सके, जिसका यूज करके उन्होंने जीमेल, गूगल एडसेंस जैसी चीजें बना दी। आपकी क्रिएटिव साइकिल रास्ते में कभी कभी भटक सकती है बाहर के कुछ कारणों की वजह से, जैसे सीजन का बदलना, नेशनल हॉलीडेज। आपकी क्रिएटिव साइकिल की लेंथ को थोड़ा बदल सकती है, पर इन सब अनजान चीजों का सामना करके भी आपको अपने क्रिएटिव एडवेंचर्स पे चलते रहना है। 6th पॉइंट है क्रिएटिव सिस्टम्स। आप क्रिएटिव सिस्टम को एक कपकेक के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मानो आप एक कपकेक टिन में, जिसमें अलग अलग मोल्ड हैं, अपना बैटर डालो, जिसपे आप अलग अलग टॉपिंग्स डालो, जिससे आपके पास अलग अलग तरह के, अलग अलग फ्लेवर के और अलग अलग टेक्सचर के कपकेक बन सकते हैं। इसी तरह से आपको अपना एक क्रिएटिव सिस्टम बनाना होता है। ये एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होती है जो क्रिएटिविटी को स्ट्रीमलाइन कर देती है। इसे हम मिनिमम क्रिएटिव डोज से समझ सकते हैं, जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी को लीक होने से बचाता है। आप अपने दिमाग को अपने काम का रॉ मटेरियल दे दीजिए, ताकि वो उस पे इंक्यूबेट करता रहे। जहां ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी में ओपन लूप्स एक दुश्मन माना जाता है, वहीं क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी में ओपन लूप्स को एक गिफ्ट माना जाता है। उसके लिए आप कुछ आइडियाज एक पेपर पे लिख लो और उसका एक स्केच बनाओ, और फिर उससे अगले दिन आप उस चीज को दोबारा देखो। ये छोटा सा एक्शन आपको इनक्यूबेशन में मदद करेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता रहता है और बाद में आप कम कॉन्शियस एफर्ट के साथ भी उसमें ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप मुश्किल क्रिएटिव प्रॉब्लम्स को भी आसानी से हल कर देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन से बचते हैं और अपनी एनर्जी को बचाते हैं। बैचिंग को आज के टाइम पे बहुत एफिशिएंट माना जाता है, जहां पे आप सारा काम एक टाइम पे कर देते हैं, पर यह क्रिएटिव वर्क के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करता है। उसके लिए आप स्लोपी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का यूज कर सकते हैं, जहां पे आपकी अप्रोच लगातार बदल सकती है। पर आपको ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो अनएक्सपेक्टेड टर्न ले सकती है। तो जब भी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आए, तो आपको डरना नहीं है और रेजिलिएंट रहना है। आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, चाहे टाइम कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। 7th पॉइंट है क्रिएटिंग इन केओस। एक बार डेविड रोज की तरह सुबह उठ के अपना काम कर रहे थे, पर तभी उनकी जिंदगी में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। उनकी माँ ब्रेन हैमरेज की वजह से आईसीयू में थी। उस समय डेविड को समझ में आया, प्लान्स सिर्फ प्लान्स ही होते हैं। कई बार जिंदगी हमें अनप्रेडिक्टेबल और केओटिक सिचुएशन में ले आती है, पर उन्होंने एंटी फ्रेजिलिटी के कंसेप्ट से सीखा था कि हमें केओस को एम्ब्रेस करना चाहिए। ये भी एक क्रिएटिव प्रोसेस का पार्ट है। उनकी माँ की अचानक तबीयत खराब होने से उन्हें काफी दुख हो रहा था और उसकी वजह से उनकी काफी एनर्जी भी जा रही थी, पर उन्होंने अपने काम को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया और उस सिचुएशन में अडेप्ट होना शुरू किया, जिससे उनकी जो उस टाइम की मेंटल कैपेसिटी थी वो उस हिसाब से काम कर पा रहे थे। उस समय उनके लिए बहुत ज्यादा काम करना मुश्किल था, तो उन्होंने अपने लिए छोटे गोल्स रखने शुरू किए, जिससे काम होता चला गया और उसी की वजह से उन्होंने अपनी ये बुक पब्लिश की है। आपको टास्क और ट्रिगर का कंसेप्ट भी समझना चाहिए, जहाँ पे आपके कुछ ट्रिगर होते हैं जो आपको कुछ एक्शन लेने के लिए सिग्नल देते हैं। जैसे एक लाइट एक स्विच से जल जाती है। जैसे जब भी आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसे कहीं नोट कर लीजिए। जो काम जल्दी हो सकते हैं उन्हें तुरंत खत्म कर दीजिए, और जिन कामों को करने में टाइम लगता है उसे अपने टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दीजिए। और अपने आइडियाज को और अपने कामों को वीकली रिव्यू कीजिए
और जिस भी आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर कीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस आइडिया पे पहले काम करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी क्रिएटिव एनर्जी भी बढ़ेगी। छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी ढूंढिए। इस चीज का एहसास रखिए कि जो क्रिएटिव सिस्टम है वो सिर्फ आपको सस्टेन करने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी में जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं उसको अच्छे तरह से मैनेज करने में भी काम आते हैं। तो अगर आप भी अपने समय को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो यूज कीजिए माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।